ज़ोरिश जान, मैं वो तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आया था जो कल तुमने वलीमे से वापसी पर डॉक्टर से चेकअप करवाया था ना। मुझे दिन में मैसेज आया था कि अस्पताल से आकर अपनी रिपोर्ट्स ले जाएं, तो शाम को आते हुए मैं और ज़बर रिपोर्ट्स ले आए थे। वो टेबल पर पड़ी रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते बोला। उसके कहने की देर थी कि वो फ़ौरन शीशे के पास से आती टेबल से रिपोर्ट उठा चुकी थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि बारिक ने उसकी रिपोर्ट्स को चेक ना किया हो, लेकिन उसके चेहरे पर ना तो किसी किस्म की एक्साइटमेंट थी और ना ही वो उदास लग रहा था। इसलिए ज़ोरिश को उसके मिले जुले तासुरात की कोई समझ नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट खोलते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वो रिपोर्ट रखते हुए वॉशरूम में चली गई। अपना नाइट गाउन पहनकर वापस बेड पर आई तो चेहरे पर उदासी ही छाई हुई थी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो गई हो? बारिक, जो अपने काम में मसरूफ़ था कुछ ज़्यादा ही, लैपटॉप बंद करते उससे पूछने लगा। आपको नहीं पता? आपने रिपोर्ट्स नहीं देखी क्या? उसने उससे देखा था। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स मैंने चेक ना की हों। वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा। तो भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? वो हैरानगी से पलट कर उससे पूछने लगी। ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? इतनी बड़ी बात नहीं है, शायद अल्लाह को भी मंजूर नहीं होगा। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, हमने चेकअप करवा लिया, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, बात ख़त्म। वो उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था। चेहरे पर हैरानगी और परेशानी थी। बात ख़त्म कैसे बारिक? आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे। 7 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, और शादी के बाद एक लड़की को हर दिन इस खबर का इंतज़ार होता है, और इन 7 महीनों में मुझे ऐसी खुशी नहीं मिल रही। अल्लाह ना करे कहीं मैं सिद्दीक़ा खाला की बहू की तरह बांझ निकली। ज़ोरिश, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बकवास कर रही हो? कैसी नाशुक्रों जैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे जहन में ये बात आई भी कैसे? 7 महीने हो गए, खुदा ना खास्ता 7 साल तो नहीं हो गए ना कि इस तरह से सोच रही हो तुम? उल्टी सीधी सोचें निकालो अपने जहन से। अपना दिमाग ख़राब किया हुआ है तुमने। तुम्हारा पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। ये सोच भी कैसे आई तुम्हारे दिमाग में? 7 महीने हुए हैं शादी को भी। 7 महीने में तुम्हारी सोच कहाँ से कहाँ जा रही है? बारिक, आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे लगता है मुझे ना डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। कहीं कल को कोई अनहोनी हो गई, उससे पहले हमें इलाज करवा लेना चाहिए। वो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, जबकि बारिक को उसकी उल्टी सीधी सोच पर सर पकड़कर बैठने में ही आफियत मिली। ओह मेरे खुदाया, ज़ोरेश, तुम्हारा दिमाग ख़राब है और कुछ नहीं। तुम पता नहीं क्या क्या सोच चुकी हो। किसने डाली हैं ये उल्टी सीधी खुराफात सोचें तुम्हारे जहन में? बस मुझे ये बताओ। वो उसका दिमाग तो मैं खुद ठिकाने पे लगाता हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच लिया है तुम लोगों ने। कुछ लोगों को बच्चे देर से होते हैं, 2 ढाई साल बाद। ये तो आम सा वक्त है जिस पर हर कपल इंतज़ार करता है। उसके बाद कुछ लोग बच्चों के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। कुछ लोगों को तो 2 ढाई साल के बाद भी बच्चा नहीं चाहिए होता, और तुम्हें 7 महीने में इतनी सारी सोचें लाहक हो गई। ज़ोरेश, तुम आज के ज़माने की एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इतना फजूल कैसे सोच लेती हो यार? कहीं मेरे घर वालों में से तो किसी ने तुम पर इस चीज़ के लिए कोई प्रेशर नहीं दिया? कहीं अम्मी ने तो इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहा, या चाची? मैं खुद बात कर लूँगा उनसे। आजकल की माँओं को ना बस बेटे की शादी करते ही उसकी औलाद की फ़िक्र शुरू हो जाती है। तुम क्यों इन चीज़ों को इतना सीरियस ले रही हो? क्यों इतना सर पर सवार कर रही हो? हम देख लेंगे यार। और वैसे भी शादी के 2 साल तक तो मैं खुद भी बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि फ़िलहाल मैं मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकता। अगर अल्लाह पाक रहम कर रहे हैं मुझ पर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर शादी के 2 साल बाद बच्चा हो तो मेरे हिसाब से तभी ठीक रहेगा। इसलिए अपने दिमाग से फ़जूल सोचें निकालो और सो जाओ। वो उसके बाजू को पकड़ते उसे खुद से लगा चुका था, जबकि ज़ोरिश की सोचों पर वो खुद बहुत हैरान हुआ। बारिक, आप ही के यहाँ औलाद शादी के 8 साल बाद? ज़ोरिश, खुदा का शुक्र करो कि 8 साल के बाद उन्हें औलाद हो रही है। वो बे औलाद नहीं है, अल्लाह का करम है उन पर भी। कल उनके घर भी एक नन्हा मेहमान आ जाएगा। तुम फजूल की सोचों में उलझ रही हो और कुछ भी नहीं। जब अल्लाह ने चाहा तो औलाद हो जाएगी। अब इस बारे में कुछ मत कहो और सो जाओ। वो उसके माथे पर लब रखता उसे खुद से लगा चुका था, जबकि मजीद ज़ोरिश के पास भी कुछ नहीं था कहने को। उसे होश आया तो सामने ही सोफे पर ज़बर लेटा हुआ था, जबकि बेड पर उसके साथ बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए शहीर बैठा शायद सो रहा था। वो जैसे उठकर बैठ गई, शहीर जाग गया था। इज़ू, मेरा बच्चा, कुछ चाहिए तुम्हें? वो परेशानी से उससे पूछने लगा, जबकि उसे अपने सही सलामत करीब देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके रोने पर ज़बर भी हड़बड़ा कर उठकर दौड़ा और उसके पास आया। क्या कहा है तुमने इसे कि उठकर रोने लग गई है? उसने गुस्से से शहीर को देखा। चीज़ें छीन कर खा ली हैं मैंने इसकी, इसलिए रो रही है। यार, तुम्हारे सामने मैंने कुछ कहा होता तो? ये मेरे सीने से लगकर इस तरह से रोती, अगर कुछ कह देता मैं इसे। वो उसे घूरते हुए बोला। इज़ू, मेरा बच्चा, मेरी जान, बताओ क्या हुआ था? छोड़ो, दफ़ा करो इसे। वो उसका सर उसके सीने से हटाते उसे अपने करीब कर चुका था। आप लोगों को क्या हुआ है? वो उन दोनों की चोटें देखते हुए पूछने लगी। बैड डे इज़ू, अम्मी कह रही थी कि बुरा दिन था।
हम पर दफ़ा करो, इस बारे में बात ही नहीं करते। तुम कैसे इतनी बीमार हो गई ये बताओ, इतना तेज़ बुखार, और फिर डॉक्टर ने कहा किसी चीज़ की टेंशन लेकर तुमने खून भी ख़त्म कर लिया है अपना। खैर खून का तो मसला नहीं, मेरे पास बहुत खून है, तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये बुखार क्यों सर पे सवार कर लिया यार? और किस चीज़ की टेंशन ले रही हो तुम? तुम्हारी सारी टेंशनों का हल निकालने के लिए तुम्हारे भाई तुम्हारे सर पर है ना। तुम्हें भला किस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत है? वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला। हालांकि वो उसे क्या ही बताती कि उसी की टेंशन ही तो है, और उसे तो ये भी पता नहीं था कि वो अपने मसाइल का हल कैसे निकालेगी। उन लोगों को कैसे बताएगी कि वो शख्स उन कैसे बताएगी वो उन लोगों को कि वो शख्स उसके साथ क्या कर चुका है। जल्दबाजी में आकर वो इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी। अब इस गलती का क्या नतीजा निकलने वाला था उसे खुद भी ना पता था। कौन सी सोचों में लग गई हो, कहीं भूख तो नहीं लगी? सच कहूँ तो भूख मुझे भी लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था। रुको अम्मी को कहता हूँ खाने के लिए। वो उसका गाल थपथपाते उसके करीब से उठा। उठकर दरवाजे से निकला तो उसे एहसास हुआ कि वो दोनों यहाँ सो रहे थे तो इबादत किधर थी। भैया आप लोग यहाँ सो रहे हो, इबादत कहाँ है? वो अपने रूम में अकेले नहीं सोती, उसे डर लगता है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। वो आई थी यहाँ पर फ्रेश होने के लिए। हमने साफ साफ कह दिया भाभी मोहतरमा आप जाकर मेरी बीवी के साथ आज रात सो जाए, क्योंकि मुझे अपनी बहन के पास रहना है और उसका ख्याल रखना है। तो वो अरूश के कमरे में सोने की बजाय दादी के पास चली गई थी, क्योंकि अरूश सो चुकी थी और उसे अरूश के साथ सोते हुए अजीब लग रहा था। वो अरूश को हरगिज़ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। हालांकि मेरी बीवी को कोई मसला नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। जेठानी से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियाँ नखरे शखरे तो करती रहती है ना। वो उसकी तरफ देखते मज़ाहिया अंदाज में बोला तो इजू ने घूर कर उसे देखा। अल्लाह अल्लाह, बीवी आई नहीं कि भाभी की बुराइयां गिनना शुरू कर दी। वो कानों को हाथ लगाते बोली, और नहीं तो क्या यार, ये तो आपस में लड़ ही नहीं रही। सोच रहा हूँ खुद ही कोई क्लैश करवा दूँ, कम से कम झगड़ा तो देखने को मिले इस घर में। इस तरह तो कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं हो रही यार। भाभियाँ मेरी सीधी सादी, बीवी मेरी खामोश तबीयत। लगता है ज़बर वाली ना एक नंबर की चालाक लानी पड़ेगी, तभी इस घर में कोई इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। वो जैसे बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहा था जब ज़बर खाना लेकर अंदर दाखिल हुआ। अरे आओ ज़बर, कोई लड़की पसंद है या मैं कोई ढूंढूं चालाक टाइप लड़की? वो क्या है ना, हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं यार। तुम्हें आज़ादी से घूमते फिरते देख कर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवाएं, वो भी किसी चालाक किस्म की लड़की से जो तुम्हारी तीनों भाभियों की नाक में आकर दम कर दे। इंटरटेनमेंट होनी चाहिए कोई घर में, कोई इंजॉयमेंट होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए। यार खाना अच्छा बनाती हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो खाना अपनी प्लेट में निकालते बोला तो इज़ा खिलखिला कर हंसी। हाँ बस ज़बर भाई की बीवी को खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, और दूसरा वो उनके गुस्से को हैंडल कर ले। तीसरा मेरे भाई की मूंछ का ख्याल रखे। वो उसकी मूंछ को ताव देते हुए बोली, ढूंढो भैया इनके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढो जिसमें ये तीन क्वालिटीज़ हों। मेरी तरफ से हाँ है। वो अपनी सारी टेंशन भुलाकर अपने भाइयों के साथ उन लम्हात को एंजॉय करने लगी थी जो शायद आगे ज़िंदगी में उसे नसीब नहीं होने वाले थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल ही सुबह अखबार में इश्तहार देता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। साथ इश्तहार में ये भी लिखूंगा कि लड़की फुल झगड़ालू किस्म की चाहिए, ऐसी लड़ाइयाँ करती हो कि खामोश तबीयत देवरानी भी बोल उठे, वो सीधी सादी जेठानी भी चिल्ला उठे साथ। मज़ा ही आ जाएगा कसम से। वो उनके साथ हंसती खेलती उन लम्हात को भुलाने की कोशिश कर रही थी जिनमें वो अपना आप दामियार शाह के नाम लिख कर आई थी। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उस लम्हे से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि वो खुद को उस शख्स के साथ जोड़ चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आंख खुली तो इस दफ़ा शहीर और ज़बर उसके कमरे में नहीं थे, बल्कि आईने के सामने खड़ी इबादत तैयारी कर रही थी। इज़ू कैसी हो तुम? मैंने सुना है कि तुम कल बेहोश हो गई थी। मैं कल जब आई तब तुम सो रही थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। फिर शहीर मामू और ज़बर मामू ने कहा वो रात को यहीं तुम्हारे वाले कमरे में रुकेंगे, तो मैं दादी के कमरे में नीचे चली गई। अब कैसी हो तुम, कैसा महसूस कर रही हो? चक्कर तो नहीं आ रहे? बुखार तो अब कम है। उसे देखती फिक्रमंदी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ऑफिस जा रही हो? वो उसकी तैयारी देखकर पूछने लगी। हाँ तुम्हें पता है कल हमने दामियार शाह के खिलाफ केस रजिस्टर करवा लिया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि दामियार से किस तरह का कोई लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दामियार आगे से किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं दे रहा। यहाँ तक कि उसकी तरफ से किसी भी वकील ने अभी कोर्ट में हाजिरी तक नहीं दी है। हर चीज़ को वो इतना इजी ले रहा है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। लेकिन ये दामियार शाह भी ज़रान को नहीं जानता। तुम्हें पता है ना ज़रान ने अभी तक कोई केस नहीं हारा, और देख लेना दामियार शाह अब उनसे बच नहीं पाएगा। मुझे यकीन है इस केस का फैसला भी हमारे हक़ में होगा, और दामियार शाह को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कम से कम 2 साल के लिए तो जेल ज़रूर
जाएगा। मैंने तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि इन सारी चीज़ों को किसी से मत छुपाओ। देख लिया ना, भाइयों का मजबूत सहारा बहनों के लिए हमेशा हाजिर होता है। तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर तुम शुरू में ये सब बता देती तो कभी भी तुम्हारी बेबसी का फ़ायदा ही नहीं उठा पाता वो। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। इस केस का फैसला तुम्हारे ही हक में आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो यकीन से बोल रही थी, जबकि ईसा किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? इबादत ने उसकी तरफ देखा तो वो कंधे उचकाकर नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही, बस ये सोच रही हूँ कि बेकार में इन चीज़ों को इतना लंबे खींचने की क्या ज़रूरत थी। ख़त्म कर दें। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, इसीलिए किसी को नहीं बता रही थी। लेकिन सच में इन लोगों ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस केस को यहीं पर बंद कर देना चाहिए। मैं किसी पर कोई केस नहीं करना चाहती। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? ये छोटी सी बात है क्या? तुम पर रेप अटेम्प्ट किया है उसने, और उसके किए की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे भाई इस मामले को इस तरह से जाने देंगे? और ये केस तो लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना कर सके। तुम अपनी सोच बदलो और ख़ुद को मजबूत करो, सब ठीक है। तुम्हें किसी से डरने या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो उसे बेफिक्र करते हुए वापस उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। इबादत, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। तुम ज़रान भाई को मना कर दो। उनसे कहो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। ये सब यहीं पर ख़त्म कर दें। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है क्या? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ उनसे। वो गुस्से से उसे देखकर बोली। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? जब वो शख्स अपने अंजाम को पहुँचने वाला था तब वो मना कर रही थी। ठीक है, तुम मत कहो, मैं खुद कह दूँगी। वो गुस्से से कहते कमरे से निकल गई, जबकि इबादत उसे देख कर रह गई। सर आपने कुछ करने के बारे सर आप कुछ करने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आप पर केस हो गया, और कोई छोटा सा केस नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा केस है जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसा सकता है। सर, रेप का केस है, फंस सकते हैं आप, और वो भी बुरे तरीके से। समझने की कोशिश करें और इस चीज़ का कोई हल निकालें। उसका वकील उसके सर पर खड़ा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसे पुरसकून था वो जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। और उसे सच में किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो हर सोच से बेफिक्र था। करने दो केस, क्या हो गया अगर उन लोगों ने केस कर दिया तो? तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो। बेफिक्र हो जाओ और ज़्यादा मत सोचो इन सब चीज़ों के बारे में। वो पुरसकून से अंदाज में सोफे पर बैठा था। बेफिक्र हो जाओ, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा मामला है, मैं खुद देख लूँगा। तुम क्यों बेकार में इतने पागल हो रहे हो? क्यों इन सब चीज़ों को सर पर सवार कर रहे हो? मैं अपने मामलात खुद देख लूँगा। और वैसे भी ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मैं। ये सारे मामलात मैं कोर्ट से बाहर ही हल कर लूँगा। वो बेफिक्र अंदाज में बोला, जबकि उसका वकील अब तक हैरान था। सर, ये मामला इतना छोटा नहीं है। शाह ब्रदर्स मेरे दुश्मन हो या दोस्त, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा मामला है, मैं खुद हल कर लूँगा। तुम हट जाओ इसमें से। वो उसे जाने का कहते हुए बोला था, जबकि वो कितना कहता। उसके जाने का इशारा करने पर वो भी बाहर निकल गया। वकील के जाने के बाद वो काफ़ी देर सोचता रहा कि उसे क्या करना है। फिर आखिर उसने अपना फ़ोन निकालते हुए ईज़ा का नंबर मिला दिया था। काफ़ी देर दूसरी तरफ बेल होती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो काफ़ी बार उसको फ़ोन मिलाने की कोशिश कर चुका था, जबकि उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसकी निगाहें सामने लगी ईज़ा की तस्वीर पर थीं। कभी उसने हवस की नीयत से इस तस्वीर को यहाँ लगाया था, लेकिन अब सिवाय मोहब्बत के उसकी निगाहों में और कुछ ना था। ईज़ा, मेरी जान, क्यों तड़पाती हो यार? कम से कम फ़ोन तो उठा लो। तुम्हें जब से घर छोड़कर आया हूँ तब से एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिला। तुम्हारी हालत सोचते हुए बस दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक होगी या नहीं, और तुम्हें मेरा एहसास तक नहीं। कम से कम अपनी खैरियत ही बता दो। वो तस्वीर से बातें करता एक दफ़ा फिर से उसका नंबर मिलाने लगा, लेकिन इस दफ़ा भी दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। लगता है तुमसे मुलाकात करना पड़ेगी। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए ना। वो कुछ सोचते कमरे से बाहर निकल आया।